Welcome back. Are you able to listen? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। सर लेकिन बोर्ड थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? नो सर। क्लियर आ रहा है। अभी? यस सर। Now it's perfectly clear. Okay बच्चों, देखो वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। मैंने बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उनमें से रियलिस्टिक सॉल्यूशन बहुत लिमिटेड है और उन रियलिस्टिक सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ रियलिस्टिक ऑर्बिटल्स की हम लोग बात करते हैं। 1s 2s 2p x 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उधर जाने से थोड़ा रेडिएशन का ऑब्स्टेकल हो जाता है, इसलिए डिफरेंट टाइप की शैडो बन जाती है। ओके, ये एंगुलर पार्ट है। मैंने बोला था एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एन और एम के ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एन और एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन क्वांटम नंबर वेव मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड है, एन एल और एम। तीन क्वांटम नंबर अलग है, वो हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया था। एक्स, सबसे पहले हम रेडियल पार्ट की बात कर लेते हैं। 2s का एग्जांपल तो हमने लिया था आईआईटी वाले क्वेश्चन में, मैंने यही लिखा था वहां पर। और फिर हमने 4s का भी एग्जांपल लिया था एक न्यूमेरिकल में। ये 3s का रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है। आर बोलो या फिर साई आर बोलो, दिस इज फंक्शन ऑफ आर। सिग्मा, सिग्मा क्या है आपका 2zr/n/a0। एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आप देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1s, n की वैल्यू 2 है तो 2s, n की वैल्यू 3 है तो 3s। n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बताओ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन भी चेंज हो रहा है। यानी कि हमें क्या समझ में आया यहां से, आपको ये याद, you are not expected to remember this, that will be given in numericals। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसका। और ये ध्यान रहे तो अच्छी बात है, एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट बिल्कुल भी ध्यान न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे। देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तीन होते हैं, वहां पे r थीटा फाई होते हैं। कल हमने देखा था कि r थीटा फाई का मतलब क्या है। r ओरिजिन से इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट पे है तो डिस्टेंस थीटा, z एक्सिस के साथ उस r का वाली लाइन के साथ r का डिस्टेंस, तो z एक्सिस में प्रोजेक्शन डालेंगे तो z इंटरसेप्ट हो गया r cos थीटा, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो उसका प्रोजेक्शन होगा उस लाइन का वो r sin थीटा होगा। तो z हो गया r, एक्स वाई प्लेन में r sin थीटा आ गया। फिर फाई किसके साथ, r sin थीटा वाली लाइन का x एक्सिस के साथ, तो x क्या हो जाएगा, x एक्सिस के साथ था तो cos फाई हो जाएगा अभी, और y एक्सिस से दूर था 90 माइनस फाई था तो sin फाई हो जाएगा। ये तो फिक्स चीजें हैं, एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई का ये रिलेशन फिक्स है, जो मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में खूब बेहतरीन यूज करते हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो उसमें बार बार ये, जिन बच्चों को इमेजिन नहीं हो पाया कि आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है और ये कैसे आया, वो बच्चे डायरेक्टली ध्यान रखें इसको और जस्ट ट्राई टू इमेजिन, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया। अब देखो n की वैल्यू 1s 2s और 3s, s की वैल्यू तो मैंने s है तो सब में l की वैल्यू तो 0 है, 1s 2s 3s में l की वैल्यू 0, l सेम ले लिया, लेकिन मैंने n चेंज किया, 1 2 और 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज किया, पार्ट ऑफ वेव फंक्शन चेंज हो गया। यानी कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन n चेंज करने पर चेंज होता है, यानी कि n के ऊपर डिपेंडेंट, ये इंटरप्रेट कर सकते हैं यहां से। अब देखो l के ऊपर, l के साथ चेंज हो रहा है क्या, ये 2s और 2p, 2s के लिए l की वैल्यू 0 और 2p के लिए l की वैल्यू 1, 2s के लिए अलग है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, 2p के
ये अलग है। तो क्या समझ में आया कि 2s एंड 2p दोनों के लिए n अलग है, तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन भी अलग है। हेंस रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन l। तो n और l के दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, यहां से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज देखना, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं न्यूमेरिकल में, यही जनरली मिलते हैं, और कुछ एग्जांपल मैंने जो कॉमनली मिलते हैं न्यूमेरिकल में वो यहाँ पर लिखे। सभी में एक चीज कॉमन देखोगे, e की पावर माइनस सिग्मा, 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 e की पावर माइनस सिग्मा। यानी कि जब इनका साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे नोट्स निकालने के लिए, तो e की पावर माइनस सम कांस्टेंट सिग्मा है, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि r इज इक्वल टू इंफिनिटी। सिग्मा क्या है 2zr/n यूनिट, अलग अलग सिग्मा, सिग्मा इंफिनिटी तो r भी इंफिनिटी। यानी कि इन सब इक्वेशन में r इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दें और सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दें, तो ये सब साई r 0 हो जाएंगे। तो इंफिनिटी पे रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन आता है, साई स्क्वायर भी 0 हो जाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 हो जाती है। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज वन नोट एट इंफिनिटी। क्लियर हो गया? किसी भी ऑर्बिटल में देख लें, मैंने जो बोला था वो मैंने भी दिखाया आपको। ओके, दूसरा मैंने बोला था पी डी और एफ का साइज पर करोगे तो r इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आएगा, r इज इक्वल टू इंफिनिटी दूसरा। ये दो सॉल्यूशन फिक्स है पीडीएफ का, रेडियल साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो। लेकिन s में नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट अराउंड द न्यूक्लियस s का साई स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जस्ट अराउंड न्यूक्लियस s की तो बहुत हाई होती है, लेकिन पीडीएफ की जस्ट अराउंड न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। इंफिनिटी पे तो सभी की 0 है। देखें, इसमें 0 पुट करोगे तो कोई सिग्मा की वैल्यू इंफिनिटी है और सिग्मा की वैल्यू 1s में एक भी सिग्मा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1s में रेडियल नोड हो, n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 0 रेडियल नोड है, तो कोई सिग्मा आ ही नहीं सकता। 2s में एक होता है n माइनस l माइनस 1, फॉर्मूला से निकाल ले, तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 2, तो एक सिग्मा की वैल्यू आई। 3s की बात करो तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको 0 पुट करोगे तो सिग्मा की दो वैल्यू आएगी, तो दो रेडियल नोड होंगे। लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू 0 नहीं आया इसमें, एस वाले में सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी तो सॉल्यूशन है साई स्क्वायर 0 पुट करने पर सिग्मा इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि सिग्मा टेंड्स टू 0 के ऊपर तो जस्ट अराउंड द न्यूक्लियस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है एस ऑर्बिटल से। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की। पी मैंने दो लिए हैं, 2p और 3p। डी मैंने एक लिया है, और भी ले सकते हो, पर एक कॉमन मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। यहां पर इसको जो स्क्वायर 0 पुट करोगे तो यहां सिग्मा इज इक्वल टू 0 आएगा। 2p में एक सिग्मा इज इक्वल टू 0 आया, दूसरा सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी, बाकी सिग्मा की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आई 0 और इंफिनिटी के बीचों बीच, जो कि रेडियल नोड होते हैं। तो जस्ट अराउंड न्यूक्लियस सिग्मा इक्वल टू 0 मतलब r टेंड्स टू 0, 2p ऑर्बिटल का साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। 3p देखो तो यहाँ पे भी सिग्मा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर भी। d की बात करोगे तो भी यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पीडीएफ में दो सॉल्यूशन तो फिक्स हैं, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से दो सॉल्यूशन तो फिक्स है, एक सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी, दूसरा सिग्मा इज इक्वल टू 0। सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी तो सब में ही है एसपीडीएफ, सिग्मा इज इक्वल टू 0 सिर्फ पीडीएफ में है। तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जस्ट अराउंड न्यूक्लियस पीडीएफ की होती है, एस की नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं कि पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस के सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस की होती है। एक चीज और होती है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, वो हम देखेंगे आगे ग्राफ में। वो मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी आपको अगर देखनी है, मोस्ट प्रोबेबल जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सब में मैक्सिमम, उसका भी मैक्सिमा का भी सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा, वो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होती है एंड मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी होती है। वहां पर सब ज्यादा प्रोबेबिलिटी उधर है, मोस्ट प्रोबेबल। तो ये एल के साथ चेंज हो रहा है, एल के साथ चेंज हो रहा है।
ये हमें समझ में आ गया, आपको याद नहीं करना। अब देखो एस ऑर्बिटल, तो वन एस सर नोट करने हैं। यस प्लीज, वांट टू से समथिंग। सर ये नोट करने हैं। हाँ ये आपके नोट्स में भी है, ये नोट करने भी है, स्पेशली ये ध्यान रखने होते हैं, इसको मैं आपको हेल्प करता हूँ याद करवाने के लिए। तो देखो मैंने एस लिखा, 1s 2s 3s 4s कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एस लिखा, क्योंकि एंगुलर पार्ट ऑफ एन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। 1s का भी यही है एंगुलर पार्ट, 2s का भी वही है, 3s का भी वही है, कोई भी एस हो यही है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। कितनी गजब की चीज है, एस ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन थीटा और फाई तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, यानी कि डायरेक्शन के ऊपर तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसलिए एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल, सब तरफ है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पी एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेकिन एस में तो स्फेयर का कोई डायरेक्शन होता है नहीं, तो इसमें थीटा फाई पे इंडिपेंडेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे किसका एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई है, थीटा जेनिथ एंगल, ये लॉन्गिट्यूडिनल एंगल, फाई को लॉन्गिट्यूडिनल एंगल बोलते हैं। ओके मैं बात करता हूं, तो देखो एस के लिए अलग है, पी पी एक्स पी वाई पी जेड, पी के लिए अलग है और डी के लिए अलग है। वो कौन सा डी है, 3D जेड स्क्वायर है 4D जेड स्क्वायर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो एन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, सब देख सकते हो एल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू 0 एस के लिए अलग है, इन सब के लिए एल इज इक्वल टू 1 है, पी वाले हैं तो इनके लिए अलग है, एल इज इक्वल टू 2 है इन सब डी वालों के लिए तो इनके लिए अलग है, एफ के लिए और अलग होगा, ठीक है। ओके एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यस, पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए वैल्यू +1 -1 और 0 में से कोई एक वैल्यू होती है, पी एक्स के लिए +1 लेके चलते हैं, पी जेड वैल्यू और पी वाई के लिए -1 बाय डिफॉल्ट अगर नथिंग मेंशन है, तो एम की वैल्यू अलग अलग है तीनों की, तो ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन अलग अलग है, यानी कि पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ एम की वैल्यू -2 से +2 तक 5 डी ऑर्बिटल की वेरी करती है, तो सबके लिए अलग अलग है, तो एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एल और एम के साथ चेंज हो रहा है और रेडियल पार्ट एन और एल के साथ चेंज, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं, और ये डायमेंशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दूर तक है, आर मतलब रेडियल डिस्टेंस, थीटा एंड फाई मतलब एंगल। अब देखो पी एक्स पी वाई और पी जेड को याद करने का तरीका, ये कांस्टेंट है 3/4 अंडर रूट पर, पी एक्स में एक्स क्या है आपका इधर देखो साइन थीटा कोस फाई आ रहा है एक्स में, और पी एक्स में भी क्या आ रहा है साइन थीटा कोस फाई, हो गया याद। अब वाई में क्या आ रहा है साइन थीटा साइन फाई, तो पी वाई में क्या आ रहा है साइन थीटा साइन फाई, जेड में क्या आ रहा है कोस थीटा, तो पी जेड में भी क्या आ रहा है सिर्फ कोस थीटा, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। ये तो सब बच्चों को ध्यान देते हैं, मैथमेटिक्स वालों को तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होते ही बहुत काम आएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ब्यूटी यही है, जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो आर वाले पार्ट को अलग कर देते हो और थीटा फाई वाले पार्ट को अलग कर देते हो, एंगुलर पार्ट को अलग कर देते हो, वही कर रखा है हमने यहाँ पर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एनालिसिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर पार्ट अलग पढ़ सकते हैं और रेडियल पार्ट अलग पढ़ सकते हैं, यही यूटिलाइजेशन होता है व्हेन यू विल स्टडी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आसान होता है वैसे। ये हो गया। अब मैं बात करता हूं डी ऑर्बिटल की, तो इसके तो याद हो गए थीटा फाई, इसी से आप देख सकते हो कि पी एक्स है पी वाई है पी जेड, यहाँ थीटा फाई आता ही नहीं है, एनएस के तो 1s 2s 3s का तो एंगुलर पार्ट में वो तो नॉन डायरेक्शनल है, इन सब में थीटा फाई है तो डायरेक्शनल है, इसीलिए एक्स वाई जेड लिख रखा है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एक्स वाई डायरेक्शन। अब देखो इसमें दो हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में ही कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, जिनमें यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है उन्हीं में यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये जस्ट इंडिकेटर है जिससे आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। मैं डी एक्स वाई का एंगुलर पार्ट देख रहा हूँ, डी एक्स वाई देखो तो यहाँ एक्स ये है साइन थीटा कोस फाई और वाई है साइन थीटा साइन फाई,
ठीक है, तो साइन थीटा कोस फाई एक्स जेड की बात करें, एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करो, या साइन थीटा या कोस थीटा या साइन फाई, यही आया ना, साइन थीटा कोस थीटा एक्स जेड है, एक्स जेड साइन थीटा कोस फाई, यहाँ पर आ गया साइन थीटा कोस फाई, हो गया याद। डी वाई जेड की बात करते हैं, वाई जेड की बात करते हैं, यहाँ वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड करके देखो आप सोचने के लिए, तो साइन थीटा वाई जेड कहा गया ये और ये, तो साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, वाई जेड है साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, और एक्स वाई डी एक्स वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये सब नो, और कोस थीटा एंड साइन फाई। अब साइन 2 फाई को 2 साइन फाई कोस फाई लिख सकते हो, मैथमेटिक्स का जानते हो, तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो साइन 2 फाई आ जाएगा, कोस फाई और साइन फाई का मल्टीप्लिकेशन से साइन 2 फाई आ जाएगा, और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप पहचान सकते हो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन आपको ये थीटा और फाई का ये कांस्टेंट में से ध्यान नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटा और फाई, जैसे जे एडवांस 2019 में एक मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन पूछा था, काफी बड़ा क्वेश्चन, उसमें इसका इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल इतना मिनिमल था, लास्ट 10 सालों में जेई एडवांस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस डिस्कशन सुन लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगी, पर मैं जो बोल रहा हूं उस तरह दिमाग में बैठाना इंपॉर्टेंट है, ताकि टिक से कर दो आप। जे एडवांस के क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना अंदाजा था ना जो मैंने अभी बताया, कि डी एक्स वाई में डी वाई जेड में थीटा और फाई क्या रहेगा, उन्होंने बोला कि किसका एंगुलर पार्ट, जैसे डी वाई जेड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, किसका है ये डायरेक्टली कांस्टेंट हटा दिया था उन्होंने, वो नहीं चाहते कि बच्चे रटे, जिस तरह परमवीर सर आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं इस तरह सोच पाए वो चाहते हैं, सिर्फ एनालिसिस करना आना चाहिए, तो एनालिसिस हम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आईआईटी वाले यही चाहते हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो है उसका इंटरप्रिटेशन निकालना, उसका कोरिलेशन निकालना, यही लाइफ है। तो उन्होंने बोला कि टी एक्स जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई राना डिक्का, किसके प्रोपोर्शनल है, तो एक्स जेड है तो साइन थीटा कोस फाई एंड कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इतना सा पता था तो क्वेश्चन हो जाता। और नोड पूछा था तो उसके लिए तो रेडियल पार्ट था साइन स्क्वायर इक्वल टू 0, n माइनस 1 इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछे थे, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं यही पूछे थे। मैक्सिमम जो ध्यान रखने का वो ये है, इनके अलावा और कुछ भी ऊट पटांग वैल्यू मिले आपको थीटा और फाई का, तो मतलब वो एफ ऑर्बिटल होंगे, जो कभी नहीं पूछा गया आज तक और ना पूछा जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एट ऑल। सेप भी मैंने उस अपनी वाली बुक में दे रखी है, बहुत ही सॉफ्टवेयर से वो सेप बनवाई थी स्पेशल, घंटों बैठकर, और वो सेप आपको यूनिक मिलेगी, वैसी सेप आपको कहीं मिलेगी नहीं, 3D इमेजिनेशन टाइप लगेगा आपको, किसी भी मटेरियल में कहीं पे नहीं मिलेगी उस तरह, दैट वाज स्पेस। तो ये रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हो गया दोस्तों, बस ध्यान रखना, अगर थीटा और फाई का फंक्शन जो याद हो चुका होगा आपको, नोट कर रहे हैं सर, नोट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी नोटबुक और नोट्स में है, नोट्स में नोट कर लेना, जो डिस्कशन मैंने बताया है वो होना चाहिए आपके पास, आपके नोट्स में है ये सारी चीजें, जो मेरे नोट्स है मैंने आपको भेजे हैं, यू विल फाइंड एवरीथिंग, बट उसमें जो राम खाली लिख रखी है ना, जो आपको चमकेगी नहीं, उसके लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपकी जर्नी आसान हो जाए आपको, बस ओके। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल, और उसके बाद कछुनाएं,
बस मॉडल के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा देखेंगे आप। सर एक बार ये बता दो। अगर क्लैरिटी के लिए कोई बात नहीं है, कुछ बनाने के लिए 3 तरह के ग्राफ पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक वर्सेस आर, वाई एक्सिस पे ये रहेगा, साइन आर बोलो या फिर आर आर बोलो या सिर्फ आर बोलो, जो भी आपका मन है, ठीक है। दूसरा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी एट ए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस आर के ग्राफ, 1s के लिए क्या है, 2s के लिए क्या है, 3s के लिए क्या है, वो सब पूछेंगे। अभी तक तो डिस्कशन आपको पता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। तीसरा ग्राफ 4 बाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, बस ये 3 ग्राफ पूछेंगे, इसके अलावा चौथा ग्राफ नहीं पूछेंगे। ये है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये क्या बताता है, इनफैक्ट इसको मैं dr से मल्टीप्लाई कर दूं तो पर यूनिट वॉल्यूम दिखाई देगा, लेकिन वो मैथमेटिकल फंक्शन में अपने आप एडजस्ट हो जाता है ग्राफ बनाते टाइम, तो आपको सिर्फ इतना दिखाई देता है वाई एक्सिस पे, और सही मायने में इससे हमें समझ में आता है ये क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम था। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है, एक यहां से यहां तक रेडियस आर है, मैं एक स्फेरिकल सेल ले लेता हूं और उसकी विड्थ है dr, उसकी विड्थ है dr, ठीक है। इस स्फेरिकल सेल का, जहां पर ये नोड नहीं है कोई भी, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी भी हो सकती है, तो क्या मुझे इसका सरफेस एरिया बता सकते हो इनर का, ये dr तो नेग्लिजिबल है, इसका सरफेस एरिया बता सकते हो पूरे का, 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो, 4 पाई आर स्क्वायर होगा सरफेस एरिया पूरा गोल गोल टच करें तो, और इसकी थिकनेस कितनी है dr, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इस पूरे स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम हो गया 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr। 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है और कितना मोटा है dr, कितना हो गया वॉल्यूम, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस dr, होपफुली यू आर गेटिंग, वॉल्यूम ऐसे निकाल पाओगे। तो ये क्या था, आर स्क्वायर क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इन दैट कंप्लीट स्फेरिकल, किसी भी डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो इस पूरे रीजन में कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है एट ए डिस्टेंस आर, वो आ जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम था ये, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा आर डिस्टेंस पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, आर एंड आर प्लस डी आर के बीच, यानी कि इस रीजन में किसी आर डिस्टेंस पे सब डायरेक्शन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसको बोलेंगे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल डिस्टेंस आर के ऊपर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस पे ये रहेगा, एक्स एक्सिस पे ये रहेगा, ये है। अब एक चीज देखो, साई का तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और जीरो तो सभी हो सकता है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन ये तो हरदम पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ये भी हरदम पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस यानी कि आर एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव है वाई एक्सिस वाले, तो इन दोनों का ग्राफ आर एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा या जीरो हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, आर एक्सिस के नीचे भी आएगा पहले वाला ग्राफ। जीरो और इंफिनिटी के बीच में जहां पे आर स्क्वायर जीरो, वहां पर नोड जीरो और इंफिनिटी के अलावा जो भी आर होंगे, और आर भी जीरो वहीं पे ही होगा सेम उसी पॉइंट पे, आर जीरो आर स्क्वायर सेम पॉइंट पे जीरो होगा, R1 R2 R3 जो निकाले थे। तो
इसका ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार आर की वैल्यू 0 होगी, तो उन सब आर के ऊपर रेडियल नोड होगा। आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ भी जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो सब रेडियल नोड होंगे 0 और इंफिनिटी को छोड़कर। और इसका ग्राफ में बताओ, ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ एस ऑर्बिटल के लिए टेंडिंग टू 0 पे ऊपर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आर और आर स्क्वायर टेंडिंग टू 0 के ऊपर, आर टेंड्स टू 0 के ऊपर जस्ट अराउंड द न्यूक्लियस मैक्सिमम होते हैं, बड़ी होती है उनकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन पीडीएफ का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी अभी देखा था उनका आर स्क्वायर और आर दोनों 0 होते हैं जब सिग्मा इज इक्वल टू 0 था पीडीएफ का। तो ये दोनों ग्राफ पीडीएफ के ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और एस के यहाँ चोटी से स्टार्ट होंगे। ये पहली पहचान है, जो भी ग्राफ, ये दोनों ग्राफ चोटी से स्टार्ट हो रहे हैं पक्का एस ऑर्बिटल के हैं। फिर n माइनस n माइनस 1 नंबर ऑफ रेडियल नोड से हम निकाल सकते हैं कौन सा वाला ऑर्बिटल है वो। इसका ग्राफ ये चाहे आर स्क्वायर चाहे मैक्सिमम हो एस ऑर्बिटल के लिए, लेकिन ये 0 हो गया ना, r टेंड्स स्मॉल r टेंड्स टू 0 पे, तो इसके ग्राफ तो सभी के ही ओरिजिन से ही स्टार्ट होंगे, ये थर्ड वाले ग्राफ को, क्योंकि ये 0 हो जाता है ओरिजिन पे, ये 0 हो जाता है इसलिए। तो इसके ग्राफ एकदम ओरिजिन स्टार्ट होंगे। ये दोनों ग्राफ एस ऑर्बिटल के लिए चोटी से स्टार्ट होंगे और पीडीएफ के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। ये r इज इक्वल टू इंफिनिटी पे तीनों ग्राफ, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, r स्क्वायर सब टेंड्स टू 0, कैपिटल R। जब r इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो तीनों ग्राफ जब r की वैल्यू इंफिनिटी होगी बहुत आगे जाके, तो तब x एक्सिस को टच करेंगे, टेंड्स टू 0 वैल्यू रहेगी इनकी। और कहां पर टच करेंगे वो तो पता ही नहीं है, इंफिनिटी किसी को पता है? नहीं पता। चलो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब कुछ बचा नहीं है, बस यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं ग्राफ बनाता हूं बारी बारी। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r इन ऑल डायरेक्शन। ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, उस सारे r डिस्टेंस के स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम में। मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूं, फर्स्ट वाले ग्राफ। बस मैं 1s का ग्राफ बनाता हूं, 2s का ग्राफ बनाता हूं, 3s का, 4s 5s का ग्राफ अपने आप बना लोगे। यहां पे ले रहा हूं मैं r, यहाँ पे स्मॉल r, यहाँ पे r, यहाँ पे स्मॉल r, यहाँ पे r, यहाँ पे स्मॉल r। ये ग्राफ छोटी से स्टार्ट होते हैं एस के, ये छोटी स्टार्ट, थोड़ा अच्छा बना दो। हरदम एक्स एक्सिस को टच करवा दो r टेंड्स टू इंफिनिटी पे, हरदम एक्स एक्सिस को टच करवा दो r टेंड्स टू इंफिनिटी पर। वो तो सॉल्यूशन आया, r टेंड्स टू इंफिनिटी पे साई r क्या था? 0 था, साई स्क्वायर r भी 0 था, वो तो सबके लिए था। तो r टेंड्स टू 0, बताओ 0 और इंफिनिटी के अलावा कहीं पे टच कर रहा है? r0 r स्क्वायर 0 कहीं पे है? नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है। n माइनस n माइनस 1 लगाओ, 1 आते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड। इसमें 3 माइनस 0 माइनस 1 2 रेडियल नोड आते हैं। तो ये r1 डिस्टेंस हो गया, ये r2 डिस्टेंस हो गया, तो r1 और r2। अब आप समझ गए स्टाइल। मैं बोलूं 4s का ग्राफ बनाओ तो क्या होगा? मैं यहां गए, यहां गए, यहां गए और फिर नीचे से ऐसे टच कर दो। 4s का यही बनाऊंगा एक बार, तो कैसा रहेगा 4s का? लाइक दिस। कितने रेडियल नोड हो गए? 1 2 3, r1 r2 r3। यही तो न्यूमेरिकल किया था हमने, r1 r2 r3 तीनों की वैल्यू भी निकाली थी न्यूमेरिकल में। ये तो 3 थे 0 और इंफिनिटी को छोड़कर। ये 4s का ग्राफ हो जाएगा, 3 रेडियल नोड है। आप देख क्वेश्चन तो ग्राफ वाले नंबर ऑफ रेडियल नोड काउंट करते ही कर दोगे आप। किसका? चोटी स्टार्ट हो रहा है तो इसका ग्राफ है, ठीक है। अब मैं ग्राफ पीके बनाता हूं।
P 2P 3P 4P PDF का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा R वर्सेस R का, ये थोड़ा कम करते चले। यहाँ क्या है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको पूछेंगे ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें वेव फंक्शन का साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो 1s है। 2s में तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी हो रहा है, या 3s में 4s में पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गया, टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0। बताओ कितने रेडियल नोड है ही नहीं एक भी। एक रेडियल नोड है R1 डिस्टेंस पे, या R1 R2 पे दो रेडियल नोड है। 2p में कितने रेडियल नोड होते हैं, -1 0। कितने रेडियल नोड होते हैं, 1। कितने रेडियल नोड होते हैं, 2। तो दो R1 R2 डिस्टेंस पे आगे दो रेडियल नोड। सेम इसी तरह का ग्राफ क्या होगा, 3D का 4D का 5D का बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ होगा, फर्क बस थोड़ा सा ऐसे रहेगा आपका। 3D है तो n ज्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह रहेगी, दूर रहेगी, न्यूक्लियस के पास थोड़ी और कम रहेगी, बस यार थोड़ा सा फर्क रहेगा, बाकी नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा रहेगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड। 3D 4D 5D का बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, 4f 5f 6f का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो 2p जैसा ही ग्राफ 3D का है, 3p जैसा ही ग्राफ 4D का है, 4p जैसा ही ग्राफ 5D का मिलेगा। एग्जैक्टली ओवरलैपिंग नहीं मिलेगा, नेचर ऐसा ही मिलेगा, आपको तो नेचर ही पता होना चाहिए। डन। अब सेकंड वाला ग्राफ R स्क्वायर वर्सेस R का ग्राफ बनाते हैं, इन्हीं में ऑल्टरेशन कर देते हैं हम लोग। ये सारे के सारे ग्राफ आप नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब R स्क्वायर इन्हीं में ऑल्टरेशन करेंगे हम। आप पता है कि वाई एक्सिस वाले पे जो R स्क्वायर है उसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं आएगा। R से R स्क्वायर जब ये लेस देन नो ग्राफ ऐसे आएगा कुछ, यस और नो, R स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आएगा आपका, लेकिन नेचर तो ऐसा रहेगा मोटा मोटी। ये अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो इस तरह हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो रहा है तो एक रेडियल नोड है, ये पहले भी R1 डिस्टेंस था, R था और R स्क्वायर हो गया तो भी उतना ही डिस्टेंस पे है, वही ऑर्बिटल है 2s, वही नोड होगा। ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो R1 R2 एंड R3 4s का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसका बिल्कुल ऐसा रहेगा, इसका क्या हो जाएगा ऐसे, इस वाले पोर्शन को ऊपर कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल एक रेडियल नोड हो गया, दो रेडियल नोड हो गए, और ये इमेजिनरी नोड इंफिनिटी पे, तो R1 R2 पे दो रेडियल नोड होंगे 4p या 5d के, तो ये ग्राफ हो जाएंगे आपके R स्क्वायर वर्सेस R। तो R वर्सेस R का ग्राफ पता है, तो R स्क्वायर वर्सेस R का तो बस नंबर ऑफ रेडियल नोड उतने ही होंगे और उसी R1 R2 पे होंगे। जी, आपने R स्क्वायर से सॉल्यूशन, R स्क्वायर को 0 पुट किया न्यूमेरिकल में और R को 0 पुट किया, R1 R2 R3 की वैल्यू तो वही आनी थी, स्क्वायर तो हट ही जा रहा था, उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो R1 R2 जब कट करेंगे वो तो वही है। नंबर ऑफ रेडियल नोड ये 0 और इंफिनिटी के अलावा कितनी बार टच कर रहे हैं R एक्सिस को, तो वही पहचानना काफी है ग्राफ के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे। लास्ट ग्राफ 4 पाई R स्क्वायर वर्सेस R स्क्वायर का, मैं चेंज करूंगा ग्राफ इस बार। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये ग्राफ सभी का ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, किसी का भी चोटी से स्टार्ट नहीं होने वाला।
और एक इंटरेस्टिंग चीज और देखोगे आप यहाँ पर, बताओ जैसे जैसे ये स्मॉल आर बढ़ेगा इधर से इधर, तो यहां पर ये वाई एक्सिस वाला वैल्यू भी बढ़ेगा। ये तो आर स्क्वायर हमने देखा इस तरह फ्लक्चुएट करता था आर स्क्वायर तो, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यहां से यहां तक, ये तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यहां से यहां तक, यहां पर जीरो है ये, तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे रहेगा ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ यहां, फिर ये ऐसे। इस वाले ग्राफ की बात करूं तो 3 बार कितने रेडियल नोड हैं, 4 माइनस दैट इज 3, 4s की बात करें तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ऐसे, फिर ऐसे। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये चोटी ना ऊंची होती चली जा रही है, क्या ऊंची होती चली जा रही है ये थर्ड वाले ग्राफ में, यस। इनका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, लेकिन इस बार ये चोटी क्या होगी बाद वाली, क्योंकि ये आर वाली वैल्यू बढ़ा देती है उसको, पहले नीचे होती चली जा रही थी, इस बार आर की वजह से वो ग्राफ ऊपर उठ जाता है, लाइक दिस। थोड़ा सुंदर बना लेना, और रेडियल नोड उठ रही है, आप लोग समझ गए इनका ग्राफ। ओके, मुझे बताओ पहला मैक्सिमा किधर है, एक ही रेडियल नोड है 2s में क्या होता है, पहला मैक्सिमा ये है, दूसरा मैक्सिमा ये है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस R2 के ऊपर मैक्सिमम है, पर मैक्सिमा का भी मैक्सिमा ये है ना, तो मैक्सिमा का मैक्सिमा ये है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं आर मैक्स, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। प्रोबेबिलिटी जहां पे मोस्ट है, मैक्सिमम है, मैक्सिमा का भी मैक्सिमा, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, वो क्या होगी, सबसे बाद वाला जो नोड है उससे बड़ी वैल्यू होगी। यहां पर ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन ये मैक्सिमा सबसे बड़ा है, R1 R2 R3 नोड के बाद की बड़ी वैल्यू है डिस्टेंस, तो ये क्या होगा आर मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ये हो गया, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ये हो गया, बस ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। अब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करा जाए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है, बोलेंगे बताओ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बताओ और आर का फंक्शन दे देंगे, तो मैंने क्वेश्चन में दिया था न्यूमेरिकल में नोड निकालने के लिए, तो आप क्या करो, जो आर का फंक्शन दे रखा था ना उसको 4 पाई, इसका मैक्सिमा कैसे, ये आपका वाई हो गया, स्मॉल आर आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका x हो गया x, तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स में, फिर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के बच्चों ने पढ़ा होगा dy by dx इज इक्वल टू 0 से वो सारे r आ जाते हैं जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होता है, और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव होगा मैक्सिमम के ऊपर, आपको ये dy by dx इज इक्वल टू 0, तो y की जगह क्या लोगे, जो इसका फंक्शन है, इसको फंक्शन ऑफ r दे रखा होगा जैसे मैंने न्यूमेरिकल में दिया था, उसको बहुत बड़ा मैथमेटिकल गेम हो जाएगा, नीट में तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, जेडोस में पूछ सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है तो मैथमेटिक्स फॉलो करना एक्सपेक्टेड है, 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r, ये फंक्शन ऑफ r पुट कर देना, इसको डिफरेंशिएट कर देना r के रिस्पेक्ट में, तो यहां से बहुत सारी r की वैल्यू आएगी r1 r2 r3, अब ये r1 r2 r3 नोड वाली वैल्यू नहीं है, r1 r2 r3 ये वैल्यू है आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वाली, हाँ ये मिनिमम की चीज तो रहेगी वो नोड वाली रहेगी, पर मैक्सिमम वाली आएगी इनमें से वैल्यूज ऑल्टरनेट, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू निकले इन R1 R2 R3 R4 में से, तो सबसे बड़ी वैल्यू निकले जो भी निकले वही क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगी, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगी वही आपकी, तो बोलेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस रेडियस पे, तो इस तरह आप डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन ने दिया था तो निकाल सकते हो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं बात करूं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर
same principle quantum number, as L increases, most probable radius decreases. यानी कि 4s 4p और 4d की मैं बात करूं तो आपकी आर मैक्स की वैल्यू आर मैक्स की वैल्यू कितनी, एल इंक्रीजेस बाय मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस। अच्छा, ये डिक्रीजेस की बजाय इंक्रीजेस। सबसे छोटी रेडियस वो रहेगी, आर आर एल इंक्रीजेस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस। तो आप एल के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, इस तरह आपको मिलेगा। तो बच्चों ये आपको यानी कि पेनिट्रेशन पावर का उल्टा होता है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम है उसकी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस आपकी ज्यादा रहती है, लाइक दैट। तो दोस्तों ये हो गया आपका श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल पूरी तरह कंप्लीट हो गया। बस मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, हार्डली 15 मिनट्स, और दैट विल बी ओवर। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला का मैथमेटिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला में एक चीज होता है, स्कैटरिंग फॉर्मूला वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या देखा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकल गए, गोल्ड फॉइल सिल्वर फॉइल जो भी ली, स्टार्टिंग में गोल्ड फॉइल ली तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन सर आपका म्यूट हो गया। सर आपका ऑडियो म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट
अभी आवाज आ रही है बच्चों? यस Yes. सर। Yes, sir. हाँ, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने बोला कि 1,000 रुपए आपका पड़ोसी कमाता है, आप 1,00,000 टन कमाते हो, तो आप 10 करोड़ कमा रहे हो पर डे, यानी कि बहुत जल्दी आप उसके पड़ोसी रहोगे। यही मतलब है इसका, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो आप जगह चेंज कर लोगे, नारनौल रेवाड़ी में नहीं रहोगे, आप गुड़गांव शिफ्ट हो जाओगे। ओके, तो डिफरेंस इतना है, 1,00,000 टाइम डिफरेंस इतना होता है। इससे भी छोटी बिंदी है न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, वो खुद न्यूक्लियस है। तो वो क्या है? क्वांटम की है। तो एक एटम में तो हजारों लाखों अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस उसका साइज ही क्या होता है? कछु नहीं। अब मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूं। ये न्यूक्लियस, जैसे सिल्वर फॉइल है तो जेड की वैल्यू 47 हो गया एटॉमिक, प्लस 47 की चार्ज है। गोल्ड का है तो 79 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस 79। कॉपर फॉइल ली, उस पे अल्फा पार्टिकल डाले, रेडियम अल्फा एमिटर होता है, तो रेडियम से अल्फा पार्टिकल निकले, या कोई भी अल्फा एमिटर हो। कॉपर फॉइल ली तो 29 ही न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एटॉमिक नंबर 29 होता है। जिंक फॉइल ली तो प्लस 30 हो गया। स्टार्टिंग में गोल्ड फॉइल ली थी, तो अल्फा पार्टिकल इधर से निकलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, सीधे निकल जाएंगे, इधर से निकलेंगे 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 सीधे निकल जाएंगे। थोड़े इधर आए तो स्कैटर हो गए, थोड़े से इधर आए उधर भी स्कैटर हो गए, थोड़े और पास से आए और स्कैटर हो गए, थोड़े और ज्यादा स्कैटर हो गए। ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। मैक्सिमम जो इधर जाएगा वो बैक टू पेविलियन वापस आ जाएगा। तो देखो, इसके लिए थीटा ज्यादा बड़ा है, यस और नो? अब ये जो गया, इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा? छोटा है। इसके लिए थीटा क्या है? बड़ा है। एक चीज होती है इंपैक्ट पैरामीटर, एआई ट्रिपल ई में पूछा था। एआई ट्रिपल ई मतलब जेईई मेन का पूरा नाम एआई ट्रिपल ई है, और नीट का पूरा नाम एआईपीएमटी है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? न्यूक्लियर, कोई भी अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, उसी के पैरेलल न्यूक्लियस से पास होती हुई लाइन खींच लो, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यही इंपैक्ट पैरामीटर है। तो इस अल्फा वाले पार्टिकल का एक B1 इंपैक्ट पैरामीटर हो गया, अल्फा 2 वाले, इस वाले अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर B2 हो गया। ये B2 है तो इसका स्कैटरिंग एंगल थीटा 2, ये B1 है तो स्कैटरिंग एंगल थीटा 1। आपको क्या समझ में आता है? B1 B2 में कौन बड़ा लग रहा है? B2 बड़ा लग रहा है ना B1 से? क्लियरली ये बड़ा है यार इससे, ये डिस्टेंस इंपैक्ट पैरामीटर कहलाता है। थीटा 1 थीटा 2 में कौन बड़ा लग रहा है? जितना पास आएगा उतना ही ज्यादा रिपेल होकर ज्यादा एंगल से मुड़ जाएगा, स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा। थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो एज इंपैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेस, स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेस। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। यही क्वेश्चन पूछा था बस, एआई ट्रिपल ई ने यही क्वेश्चन पूछा था। डायग्राम बना दिया था उन्होंने, पर डायग्राम इस तरह नहीं बनाया, उस डायग्राम में कई लोग गोता खा गए। डायग्राम उन्होंने, मैंने क्या बोला, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचो न्यूक्लियस से पास होती हुई, उन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंपैक्ट पैरामीटर है। तो उन्होंने क्या इस तरह डायग्राम बना दिया था, बोला कि एक ये है अल्फा पार्टिकल अल्फा 1, और इसका जो स्कैटरिंग एंगल है वो थीटा 1 है। दूसरा अल्फा पार्टिकल ये है और इसका स्कैटरिंग एंगल थीटा 2 है। और डायग्राम बिल्कुल प्रिसाइज बना रखा था उन्होंने। ये अल्फा, अब डायग्राम को
अभी आपको बताना था, एक ऑप्शन में B2 ग्रेटर देन B1, दूसरे में B1 ग्रेटर देन B2, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1, ऐसे ही स्मॉलर ग्रेटर के ऑप्शन दे रखे थे। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा? ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, फॉइल का कोई एटम है उसके ऊपर गिर रहा है, उसी के पैरेलल लाइन खींचो न्यूक्लियस से पास होती हुई, उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल, इसी ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, इसी के पैरेलल न्यूक्लियस से जाता हुआ लाइन खींचो, ये इंपैक्ट पैरामीटर अल्फा 2 पार्टिकल का है। डायग्राम ऐसा ही बना रखा था, जैसा ये डिस्टेंस छोटा बना रखा था, डैश डैश करके मैंने दिखाया, उन्होंने डैश डैश करके नहीं दिखाया, पर ऐसे करके डिस्टेंस दिखा रखा था, ऐसे और ऐसे लाइन खींच के, तो उससे समझ में आ गया, वही तो इंपैक्ट पैरामीटर है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बात तो बराबर ही है। तो यहां से B2 ग्रेटर देन B1 क्लियर नहीं समझ में आ रहा है? डायग्राम से बोलेंगे थोड़ी, डायग्राम बोलेगा, बोल रखा था डायग्राम में बिल्कुल प्रोपोर्शन में है वैल्यूज, डायग्राम से ही इंटरप्रेट करना है। तो B2 ग्रेटर देन B1 है, तो θ1 छोटा होगा θ2 से, तो यही आपके वो ऑप्शन करेक्ट थे, जिस भी ऑप्शन में ऐसा दे रखा था। जितना न्यूक्लियस के पास से आएगा उतना ज्यादा स्कैटर होगा यार, दूर जाएगा, सीधी बात ये। ओके, जो पार्टिकल सीधा आ रहा है वो वापस आएगा, तो यहां आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो रिटार्डेशन का केस का जन्म होता है फिजिक्स में। तो यहां से रिटार्डेशन यानी कि स्पीड कम होगी काइनेटिक एनर्जी, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यहां पर अल्फा पार्टिकल डेड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होगी। इधर से इधर आ रहा है तो रिटार्डेशन से स्पीड कम, काइनेटिक एनर्जी कम अल्फा पार्टिकल की, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला होता है? अरे mgh मत बता देना, ये चार्ज है, अल्फा पार्टिकल चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज, वो तो ग्रेविटेशन होता है, मास की पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं तो चार्ज की बात कर रहा हूँ। k q1 q2 डिवाइड बाय r होती है। q1 क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल का चार्ज, q2 क्या हो गया? न्यूक्लियस का चार्ज r। बताओ ये बहुत दूर हो गया अल्फा पार्टिकल कॉइल से, तो r इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? r इंफिनिटी है तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से होगा। मान लो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इंफिनिटी पे, फार अवे। थोड़ा आगे आया तो काइनेटिक एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, पर टोटल तो 20 रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आगे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 होगी, क्योंकि टोटल तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ही आया तो काइनेटिक एनर्जी घटती यहाँ पे आया, फिर वापस गया, बीच में स्टॉप हुआ ना, डेड हुआ, डेड पॉइंट पे डेड हो गया, मैंने काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट। जब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अल्फा q1 और q2 के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा। वो कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो, नेगेटिव तो होने वाली नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी डेड पॉइंट पे मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी डेड पॉइंट में मैक्सिमम होती है। इसलिए अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस डेड पॉइंट पे रहेगा। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में इससे ज्यादा नजदीकियां नहीं हो सकती जिंदगी में। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको एक क्वेश्चन आईआईटी वालों ने यही पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे दिया था
कि इस स्पीड से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, जैसे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी तो इनिशियल स्पीड अलग अलग होगी इनफिनिटी में, किस स्पीड से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें ताकि वो न्यूक्लियस से कॉपर फॉइल या सिल्वर फॉइल, कॉपर का न्यूक्लियस सिल्वर का न्यूक्लियस किसी का था, क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे वो 10⁻³ मीटर तक पहुंच पाए। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उन्होंने दे दिया था और जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करें वो पूछा था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, स्पीड पूछ ली, तो इनिशियल, दैट्स ऑल। तो डिस्टेंस ऑफ, ये पार्टिकल कभी भी इतना नजदीक नहीं होगा, ये पार्टिकल दूर से निकल जाएंगे, सबसे नजदीक जाने वाला यही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जिसकी 0 उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मिनिमम। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब सबसे नजदीक कौन जाएगा, वो पार्टिकल जो 180 डिग्री से स्कैटर होकर आता है, ऐसे जाता है और बैक टू पेरिलियन। ऐसा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में, 10-20,000 अल्फा पार्टिकल में एक दो पार्टिकल के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा साइज है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अल्फा, थ्रू गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इट इज एम्प्टी स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, डेंसिटी तो यहीं पे है, यही है डेंस, तो खतरनाक। इतने इलेक्ट्रॉन 1 लाख टाइम स्पेस में तो खाली पड़ा होगा, और क्या, जितने प्रोटॉन इस टिंगी से में आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें है तो खाली पड़ा होगा, इसमें है क्या। इसलिए हम आप कुर्सी, मेज, कार, स्कूटर, हवाई जहाज, किसी की बात करें, सब एटम मॉलिक्यूल के बने हुए हैं भैया, कोई न्यूक्लियस का नहीं बना हुआ डायरेक्टली, सिर्फ न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस बैठे हैं, तो सब में खाली पड़ा है मामला। तो सबकी डेंसिटी बहुत कम है, न्यूक्लियस की डेंसिटी को कोई टक्कर नहीं है। एक्सेल न्यूक्लियर पार्ट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, सीधे निकल गए, तो न्यूक्लियस के पास गए वो स्कैटर हुए। जितना गोल्ड फॉइल में आप जानते ही हो कि जैसे ही फॉइल अल्फा पार्टिकल आए इधर से, तो ये देखा इधर, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इधर स्ट्राइक किए सीधे के सीधे, थोड़े कम पार्टिकल इधर और कम पार्टिकल इधर, तो यहाँ पे अल्फा 0 है, यहाँ पे अल्फा थोड़ा बढ़ा, यहाँ पे अल्फा और बढ़ा, तो जितना ज्यादा थीटा स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है उतने कम पार्टिकल गिवन टाइम में, पर यूनिट टाइम कम पार्टिकल उस एंगल पे जा रहे हैं, और बिल्कुल 180 डिग्री पे आने वाले तो थाउजेंड्स में से एक है, यानी कि नेग्लिजिबल। तो एक्सपेरिमेंटली यही जो मैंने बोला कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है, as scattering angle increases, number of particles scattered along that angle decreases। 0 डिग्री पे मैक्सिमम है, सीधे निकल गए, 10 डिग्री पे कम हो गए, 20 पे और कम हो गए। इस तरह देखो, जितनी ज्यादा बिंदी बना रहा हूं मैं, उतने ज्यादा पार्टिकल उधर आ रहे हैं, बिंदी मैंने थोड़ी कम कर दी, और कम कर दी, और कम कर दी। स्कैटरिंग एंगल जितना ज्यादा उतना ही। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है इनका। थीटा एंगल के अलोंग जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये। तो इसी को न्यूमेरिकल में क्या लिखोगे, θ1 के अलोंग 30 डिग्री के अलोंग, θ2 मान लो 60 डिग्री 80 डिग्री के अलोंग, क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए, θ2/2 θ1/2 रेज़ टू पावर 4। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको क्या दे देंगे, बोलेंगे 90 डिग्री के अलोंग 40 पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं 2 मिनट में, तो बताओ 60 डिग्री के अलोंग कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे होंगे उसी एक्सपेरिमेंट में 2 मिनट में। तो ये तो 60 देंगे, θ1 90 लेंगे तो 45 आ गया, θ2 है इधर, θ1 90 है और nθ1 है, मान लीजिए 60 पार्टिकल या 100 पार्टिकल दे दो, nθ2 पूछा है उस 60 डिग्री के अलोंग कितने स्कैटर होंगे, तो ये दे दिया। ये पूछा है उतने टाइम में, उतने टाइम के एक्सपेरिमेंट में कितने स्कैटर होंगे, ये 60/2 यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये 90/2 यहाँ पे 45 आ जाएगा, sin 30 और sin 45 की वैल्यू जानते हो, पावर 4 चढ़ा देना। न्यूमेरिकल में इस फॉर्मेट में काम आएगा, वैसे रिलेशन ये है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस तरह की। एक एक्सपेरिमेंट गिवन टाइम में हुआ तो इस एंगल के अलोंग कितने पार्टिकल स्कैटर होंगे, तो बताओ उस एंगल के अलोंग कितने पार्टिकल स्कैटर होंगे। सर एक बार डायग्राम दोबारा आपको
थीटा वाली आप रात में थीटा पुट कर दोगे पर ये थीटा वाली ये गलती करते हो। यस, वांट टू से समथिंग? सर रिकॉर्डिंग दे। सर एक बार डायग्राम दोबारा बना दो जिसमें थीटा दिखा रहा है। कौन सा वाला? वो न्यूक्लियस में दिक्कत, इन न्यूक्लियस की जरूरत कौन सा वाला डायग्राम बोल रहे हो? सर जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल रखे ना। वो अल्फा पार्टिकल सर वो रिकॉर्डिंग एक मिनट, लिसन टू मी। आप इस डायग्राम बनाने में टाइम कंज्यूम ना करें अपना। वो मेरे लेक्चर को इसमें जो मैंने बुक है, जो बुक लिखी हुई है उसमें सब कुछ है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी लिखी हुई है वो सारी चीजें उसमें है, तो उधर से आप नोट कर लें। यहाँ पे सिर्फ समझ लें, मैक्सिमम जितना नोट कर सकते हैं नोट कर लें। ये सब डायग्राम आपको वहां पे मिलेंगे प्रॉपरली। बस ये एनालिसिस, कोरिलेशन, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि आपको कुछ भी चीज रटना ना पड़े, कोरिलेट कर पाओ। सर अब कल हमारा फिजिक्स का टेस्ट है। कोई बात नहीं, कितने बजे से है फिजिक्स का? सर 4 बजे है सर। रिवाइज भी करना है। 10 मिनट में फिनिश कर दूंगा मैं, बस फिनिश। अब मैं एक आईआईटी वाले क्वेश्चन का फंडा करवा रहा हूँ, कंजर्वेशन वाले। डिस्टेंस ऑफ, अच्छा आपने बता दिया, बस मैं उसी मोड में आ जाता हूँ ताकि तुरंत फिनिश कर दूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? +2e। e की वैल्यू जानते हो ना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 4 AMU। AMU को तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, इसको तो कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, एसआई में। चार्ज एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। वैसे आपको पता है चार्ज एंड मास ऐसा यूनिट में पुट करोगे कैलकुलेशन में तो केजी एंड कूलम में। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? दिस बटे में दिस, Q by m स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बटे में मास। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये गोल्ड फॉइल सिल्वर फॉइल का एक एटम है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कौन सा सबसे नजदीक जाएगा? जो डायरेक्टली उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर है। यहां पे पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल निकला यहां से, तो यहाँ पे R = इंफिनिटी हो गया। फिर फॉइल के पास जाएगा, फॉइल का एटम है। यहां पर क्या होगा? इसको RD बोल दूंगा। ये RD क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K अल्फा पार्टिकल का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइड बाय R। ठीक है, K Q डिवाइड बाय R। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, और जब बोर मॉडल में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी तो नेगेटिव थी, क्योंकि वहां पे K Q1 न्यूक्लियस का चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीस, Q2 इलेक्ट्रॉन का था -e, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, वहां पे Q2 -e था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी वहां पर। और यहाँ पे Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। Q1 Q2 बोथ आर लाइन चार्जेस, रिपल्सन पॉजिटिव। वहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। K को 1/4πε0 लिख देते हैं लोग, तो उससे घबराना मत, काम हो जाता हो। ये हो गया। यहाँ पे ये सबसे नजदीक है, डेड पॉइंट। यहाँ पर मैं कहीं बात करता हूँ, मान लेता हूँ कोई बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ से दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? न्यूक्लियस और इसके बीच में R बोल देता हूँ। R RD से तो बड़ा होगा, क्योंकि RD तो सबसे छोटा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? KE
इन्फिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी इन्फिनिटी। यहाँ आर डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी के ई आर और पोटेंशियल एनर्जी पी ई आर। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला। अल्फा पार्टिकल तोड़ रहा है ना, तो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आएगा जो तोड़ रहा है उसी की काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ डेड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। डेड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि डेड हो गया, स्टॉप हो गया। यहाँ पे आर इन्फिनिटी है तो यहाँ आर इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों कुछ कुछ होंगी। तो एक चीज सबको समझ में आती होगी, ये मैं रब करने वाला हूँ। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब वो अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया तब का टोटल एनर्जी, बीच में किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और डेड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। कितने लोगों को इस इक्वेशन समझ में आती है? सबको समझ में आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन। टोटल एनर्जी अल्फा पार्टिकल इधर दियो, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बीच में कहीं पर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डेड पॉइंट पे। अब ये 0 है यहाँ पर और यहाँ पर ये 0 है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इस इक्वेशन पे पूछे जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला चिपका देना और पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला चिपका देना बस। अब जो 99% आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब बहुत दूर है अल्फा पार्टिकल तब उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पीड दे देंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उस टाइम पे जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे देंगे, ये पूछ लेंगे, या फिर ये दे देंगे स्पीड या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये पूछ लेंगे। आपको काइनेटिक एनर्जी भी नहीं देंगे तो बोलेंगे अल्फा पार्टिकल को 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया और फिर फॉइल के ऊपर डाला। अरे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? डेल्टा के इज इक्वल टू क्यूवी से इनिशियली रेस्ट से एक्सेलरेट किया होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्यूवी का मॉडुलस आ गया। तो पोटेंशियल देके भी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, क्वेश्चन को और लंबा बनाना हुआ तो। बस ये तो काइनेटिक इन्फिनिटी मतलब ये वाला लेना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहां पर आएगा? डेड पॉइंट वाला, ये वाला लेना है। इन दोनों एनर्जी को आप